नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सरल रिसर्च पेपर में। आज हम एक ऐसे खोज के बारे में बात करने वाले हैं जिसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की पूरी दुनिया ही बदल दी। क्या आपने कभी सोचा है कि गूगल ट्रांसलेट या चैटजीपीटी इतने लंबे और जटिल वाक्यों को इतनी आसानी से कैसे समझ लेते हैं? कैसे ये एआई मॉडल यह पता लगा पाते हैं कि कौन सा शब्द किसके साथ जुड़ा है और पूरे सेंटेंस का मतलब क्या है? यह हमारे लिए आज बहुत सामान्य लगता है, लेकिन कुछ साल पहले तक यह बिल्कुल आसान नहीं था। पहले के समय में मशीनों को भाषा समझने में बहुत कठिनाई होती थी। एनएलपी यानी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में सबसे बड़े चैलेंजेस में से एक था कॉन्टेक्स्ट समझना। मतलब, एक सेंटेंस में हर शब्द का मतलब केवल उस शब्द से नहीं तय होता, बल्कि उसके आसपास के शब्दों से बनता है। उदाहरण के लिए, अगर सेंटेंस है द कैट सैट ऑन द मैट, तो मशीन को यह समझना होता है कि कैट और सैट जुड़ा हुआ है और मैट उससे किस तरह रिलेटेड है। पिछले मॉडल्स जैसे आरएनएन, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क और एलएसटीएम, लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी, सिक्वेंशियल तरीके से काम करते थे। इसका मतलब था कि मॉडल एक वर्ड को प्रोसेस करता, फिर अगले वर्ड पर जाता और इसी क्रम में सीखता। अगर सेंटेंस लंबा होता तो कंप्यूटेशन बहुत स्लो हो जाता और मॉडल का परफॉर्मेंस डिग्रेड हो जाता। यही वजह थी कि बड़े डॉक्यूमेंट्स या लॉन्ग पैराग्राफ्स पर एनएलपी मॉडल्स की एफिशिएंसी बहुत कम थी। इसके बाद आया सीएनएन, कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स बेस्ड अप्रोचेस, जो कुछ हद तक पैरेललाइजेशन देती थी, लेकिन सिक्वेंशियल डिपेंडेंसीज और लॉन्ग रेंज रिलेशनशिप्स को सही से कैप्चर नहीं कर पाती थी। मतलब, मॉडल कभी कभी कॉन्टेक्स्ट में शब्दों का सही मीनिंग नहीं समझ पाता था। तो सवाल उठता है, क्या कोई ऐसा तरीका है जो तेज हो, एक्यूरेट हो और पैरेलल प्रोसेसिंग अलाउ करे? इसी चैलेंज को सॉल्व करने के लिए 2017 में वासवानी और उनकी टीम ने एक रेवोल्यूशनरी आर्किटेक्चर पेश किया, जिसे उन्होंने ट्रांसफॉर्मर कहा। ट्रांसफॉर्मर ने पूरी तरह से अटेंशन मैकेनिज्म का इस्तेमाल किया। यह सिक्वेंशियल प्रोसेसिंग पर निर्भर नहीं करता। मॉडल हर वर्ड को कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से इवैल्यूएट करता है और यह प्रोसेस पैरेलल तरीके से चलता है। इसका मतलब है कि अब मॉडल न केवल तेज है, बल्कि ज़्यादा एक्यूरेट भी है। सोचिए, जैसे आप एक किताब पढ़ रहे हैं और हर वर्ड पर ध्यान दे रहे हैं, साथ ही उसके आसपास के शब्दों का मतलब भी समझ रहे हैं। ट्रांसफॉर्मर भी कुछ ऐसा ही करता है, लेकिन एआई के लेवल पर। आइए एक उदाहरण लेते हैं। अगर सेंटेंस है द कैट सैट ऑन द मैट बिकॉज इट वॉज टायर्ड, तो ट्रांसफॉर्मर समझ सकता है कि इट का मतलब कैट से है, न कि मैट से। ऐसे कॉन्टेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म जरूरी है। सोचिए, अगर मशीन केवल एक वर्ड पर ध्यान दे और बाकी इग्नोर करे, तो क्या ट्रांसलेशन सही होगी? यही क्यूरियोसिटी हमें ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर की ओर ले जाती है। इसके अलावा, ट्रांसफॉर्मर की डिज़ाइन पैरेलल कंप्यूटेशन के लिए ऑप्टिमाइज्ड है। इसका मतलब है कि यह एक साथ कई वर्ड्स पर ध्यान दे सकता है। पहले के मॉडल्स में सिक्वेंशियल रीडिंग की वजह से बड़े सेंटेंसेस और पैराग्राफ्स पर परफॉर्मेंस स्लो हो जाती थी, लेकिन ट्रांसफॉर्मर में यह प्रॉब्लम नहीं है। अब थोड़ी सोचिए, अगर आप लाइब्रेरी में हैं और आपको एक लंबी कहानी पढ़नी है। आप हर वर्ड को समझते हुए उसके सराउंडिंग कॉन्टेक्स्ट को भी एनालाइज कर रहे हैं। यह थोड़ा मुश्किल लगता है, ऐ ना? ट्रांसफॉर्मर एआई के लिए यह प्रोसेस आसान बनाता है। मॉडल इनपुट सेंटेंस को एनालाइज करता है, रिलेशनशिप्स डिटेक्ट करता है और सही आउटपुट जनरेट करता है। इस पार्ट में हमने जाना कि एनएलपी में पहले क्या चैलेंजेस थे, क्यों आरएनएन और सीएनएन लिमिटेशंस रखते थे और ट्रांसफॉर्मर ने इन प्रॉब्लम्स को कैसे हल किया। अगले पार्ट में हम अटेंशन मैकेनिज्म और बेसिक कॉन्सेप्ट्स को विस्तार से समझेंगे, स्टेप बाय स्टेप एग्जाम्पल्स और एनालॉजीज के साथ। अब हम बात करते हैं अटेंशन मैकेनिज्म की, जो ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर की सबसे महत्वपूर्ण खोज है। सोचिए, आपके पास एक सेंटेंस है
द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग। अगर आपको यह समझना हो कि फॉक्स किस वर्ड के साथ जुड़ा है और उसका सही मतलब क्या है, तो आप पूरे सेंटेंस पर ध्यान देंगे। ट्रांसफॉर्मर भी ऐसा ही करता है, लेकिन एआई लेवल पर। एक सेल्फ अटेंशन एक्सप्लेन्ड। सेल्फ अटेंशन एक मैकेनिज्म है जिसमें हर वर्ड सेंटेंस के बाकी वर्ड्स के साथ अपने रिलेशन को इवैल्यूएट करता है। यह सिक्वेंशियल नहीं होता, मतलब सभी वर्ड्स एक साथ एनालाइज होते हैं। उदाहरण के लिए सेंटेंस शी गेव द बुक टू हर फ्रेंड बिकॉज शी फिनिश्ड इट। शी का मतलब पहले क्लॉज में कौन है? इट का मतलब क्या है? सेल्फ अटेंशन हर वर्ड को बाकी वर्ड्स के कॉन्टेक्स्ट में इवैल्यूएट करता है और डिसाइड करता है कि किस पर ज़्यादा फोकस करना है। इसे समझने के लिए एक एनालॉजी ले। आप एक डिटेक्टिव है और हर वर्ड क्लूज के तौर पर है। आपको पता लगाना है कि कौन सा क्लू सबसे इम्पोर्टेंट है ताकि पूरा सेंटेंस सही से समझा जा सके। सेल्फ अटेंशन यह डिटेक्टिव वर्क करता है। दोथ क्वेरी, की, वैल्यू कॉन्सेप्ट। अटेंशन मैकेनिज्म 3 कंपोनेंट्स पर काम करता है: क्वेरी, की और वैल्यू। क्वेरी वह चीज़ जो हम ढूंढ रहे हैं। की वह रेफरेंस जो मैच करती है। वैल्यू वह डेटा जो आउटपुट में शामिल होगा। सेंटेंस में हर वर्ड को क्वेरी, की और वैल्यू असाइन किया जाता है। मॉडल कैलकुलेट करता है कि क्वेरी और की के बीच सिमिलैरिटी कितनी है। जितना स्कोर हाई होगा उतना वेट वैल्यू को दिया जाएगा। 3 रियल लाइफ एनालॉजी। सोचिए, आप सुपरमार्केट में हैं और आपको एक स्पेसिफिक फ्रूट ढूंढना है, जैसे राइप मैंगो। क्वेरी राइप मैंगो। कीज सारे फ्रूट्स के लेबल्स। वैल्यूज एक्चुअल फ्रूट्स। सेल्फ अटेंशन यह सुनिश्चित करता है कि आप सही फ्रूट सिलेक्ट करें। 4 पोजिशनल एनकोडिंग। ट्रांसफॉर्मर सिक्वेंशियल नहीं चलता, इसलिए इसे पता होना चाहिए कि सेंटेंस में वर्ड की पोजीशन क्या है। बिना पोजिशनल एनकोडिंग के मॉडल यह नहीं समझ पाएगा कि शी गेव द बुक और द बुक गेव शी में अंतर क्या है। पोजिशनल एनकोडिंग हर वर्ड की पोजीशन बताता है ताकि मॉडल सही सीक्वेंस समझ सके। 5 मिनी एग्जाम्पल। सेंटेंस AI models are learning faster than humans expect. लर्निंग के लिए सेल्फ अटेंशन इवैल्यूएट करता है कौन सा वर्ड रेलेवेंट है। AI मॉडल्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट, फास्टर कॉन्टेक्स्ट देता है। इस तरह आउटपुट प्रिसाइज और कॉन्टेक्स्ट अवेयर बनता है। 6 रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस। अगर मॉडल पोजिशनल एनकोडिंग इग्नोर कर दे तो क्या होगा? क्या सिक्वेंशियल मॉडल्स कभी इतना एफिशिएंट हो पाएंगे? क्यों ट्रांसफॉर्मर पैरेलल प्रोसेसिंग अलाउ करता है और RNA नहीं? 7 रिकैप। सेल्फ अटेंशन हर वर्ड को कॉन्टेक्स्ट में एनालाइज करता है। क्वेरी की वैल्यू मैकेनिज्म डिसाइड करता है कि कौन सा वर्ड ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पोजिशनल एनकोडिंग सीक्वेंस मेंटेन करता है। मिनी एग्जाम्पल्स और डिटेक्टिव एनालॉजी से आप विजुअलाइज कर सकते हैं कि ट्रांसफॉर्मर कैसे सोचता है। अब हम मल्टी हेड अटेंशन और एनकोडर के बारे में समझते हैं, जो ट्रांसफॉर्मर की शक्ति का असली स्रोत है। 1 मल्टी हेड अटेंशन एक्सप्लेन्ड। सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म समझ लिया, लेकिन ट्रांसफॉर्मर ने इसे और ज़्यादा शक्तिशाली बनाने के लिए मल्टी हेड अटेंशन इंट्रोड्यूस किया। सोचिए, आप एक डिटेक्टिव है और आपको एक केस सॉल्व करना है। आप सिर्फ एक एंगल से एविडेंस देखेंगे तो पूरी कहानी नहीं समझ पाएंगे। लेकिन अगर आप मल्टीपल डिटेक्टिव्स रखें और हर डिटेक्टिव अलग एंगल से क्लूज देखे, तो पूरा केस जल्दी और सही तरह से सॉल्व होगा। ट्रांसफॉर्मर में भी यही होता है। हर हेड अलग अलग अटेंशन फोकस करती है। ये हेड्स पैरेलल काम करती है और अलग अलग रिलेशनशिप्स डिटेक्ट करती है। आखिर में सभी हेड्स के आउटपुट्स को कॉम्बाइन किया जाता है। उदाहरण सेंटेंस द साइंटिस्ट गेव द लेक्चर बिकॉज द स्टूडेंट्स रिक्वेस्टेड इट। हेड 1 फोकस ऑन सब्जेक्ट वर्ब रिलेशनशिप साइंटिस्ट गेव। हेड 2
Focus on object, lecture students. Head 3. Focus on pronoun, it, refers to lecture. इस तरह मल्टी हेड अटेंशन पूरे सेंटेंस के कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स पकड़ता है। 2. एनकोडर स्टैक। ट्रांसफॉर्मर में एनकोडर कई लेयर्स का स्टैक होता है। हर लेयर में मल्टी हेड अटेंशन, फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क, नॉर्मलाइजेशन और रेसिडुअल कनेक्शंस। रेसिडुअल कनेक्शंस का मतलब है कि इनपुट को आउटपुट में ऐड किया जाता है ताकि मॉडल ज़्यादा इंफॉर्मेशन रिटेन कर सके। नॉर्मलाइजेशन से ग्रेडियंट स्टेबल रहते हैं और लर्निंग तेज होती है। हर लेयर इनपुट को प्रोसेस करती है और आउटपुट अगले लेयर में जाता है। इसी स्टैकिंग की वजह से ट्रांसफॉर्मर डीप और पावरफुल बनता है। 3. स्टेप बाय स्टेप एनालॉजी। सोचिए आप एक केक बना रहे हैं। फर्स्ट लेयर, इंग्रेडिएंट्स मिक्स करना, बेसिक अटेंशन। सेकंड लेयर, बैटर प्रिपेयर करना, फीड फॉरवर्ड नेटवर्क। थर्ड लेयर, बेकिंग, नॉर्मलाइजेशन और रेसिडुअल। मल्टीपल लेयर स्टैक्ड, फाइनल केक रेडी। हर लेयर कुछ नया ऐड करता है और पिछले लेयर्स की जानकारी प्रिजर्व होती है। 4. पोजीशन वाइज फीड फॉरवर्ड नेटवर्क्स। एनकोडर में हर वर्ड के लिए सैम फीड फॉरवर्ड नेटवर्क अप्लाई होती है। यह हर वर्ड के फीचर्स को ट्रांसफॉर्म करता है। एग्जाम्पल, अगर सेंटेंस में वर्ड लर्निंग है, नेटवर्क उसको कॉन्टेक्स्ट अवेयर वेक्टर में बदल देता है। 5. रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस। क्यों मल्टी हेड अटेंशन इतना जरूरी है? अगर केवल सिंगल हेड अटेंशन हो तो क्या लिमिटेशंस आती? एनकोडर लेयर्स कितनी डीप होनी चाहिए? 6. रिकैप। मल्टी हेड अटेंशन, parallel focus on different aspects. Encoder stack, layers of attention plus feed forward plus normalization. Residual connections, previous information retain. Position-wise feed forward, word representation enhance. इस तरह encoder input sentence को पूरी तरह context aware और rich representation में बदल देता है। ट्रांसफॉर्मर का डिकोडर भी एनकोडर की तरह मल्टी लेयर होता है, लेकिन इसका मेन काम है आउटपुट जनरेट करना। 8. मास्क्ड सेल्फ अटेंशन इन डिकोडर। डिकोडर में जो सेंटेंसेस जनरेट होते हैं उन्हें पहले से देखा नहीं जाता, इसलिए मास्क्ड सेल्फ अटेंशन यूज होती है। यह इंश्योर करता है कि मॉडल सिर्फ पहले जनरेट हुए वर्ड्स को देखे। एग्जाम्पल, सेंटेंस द कैट सैट ऑन, नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्ट करते समय फ्यूचर वर्ड्स को इग्नोर करता है। 2. एनकोडर डिकोडर अटेंशन। डिकोडर हर आउटपुट वर्ड जनरेट करते समय इनपुट सेंटेंस को भी देखता है। यह मैकेनिज्म इंश्योर करता है कि ट्रांसलेशन या आउटपुट कॉन्टेक्स्ट अवेयर हो। एग्जाम्पल, इंग्लिश हिंदी ट्रांसलेशन में डिकोडर इनपुट इंग्लिश वर्ड्स से ध्यान लेता है। 3. स्टेप बाय स्टेप एनालॉजी। सोचे आप किसी कहानी को समराइज कर रहे हैं। पहले आप मेन पॉइंट्स पढ़ते हैं, एनकोडर। फिर आप समरी लिखते हैं, डिकोडर। आप हर पॉइंट लिखते समय पूरे कॉन्टेक्स्ट को ध्यान में रखते हैं, एनकोडर डिकोडर अटेंशन। 4. आउटपुट जनरेशन। डिकोडर का फाइनल आउटपुट वोकैबुलरी प्रोबेबिलिटीज प्रोड्यूस करता है। मॉडल हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी वाला वर्ड पिक करता है। स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस जनरेट होती है। 5. रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस। मास्क्ड अटेंशन क्यों जरूरी है? अगर डिकोडर इनपुट इग्नोर करे तो ट्रांसलेशन कैसे अफेक्ट होगी? 8. ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव। ट्रांसफॉर्मर का ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव है मिनिमाइज द डिफरेंस बिटवीन प्रिडिक्टेड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट। लॉस फंक्शन, क्रॉस एंट्रोपी लॉस। ऑप्टिमाइजर, एडम ऑप्टिमाइजर विद लर्निंग रेट शेड्यूलिंग। 2. टीचर फोर्सिंग। ट्रेनिंग में मॉडल को रील प्रीवियस वर्ड भी दिया जाता है। यह तेजी से सीखने में मदद करता है। 3. पोजिशनल एनकोडिंग और रेगुलराइजेशन। पोजिशनल एनकोडिंग सेंटेंस स्ट्रक्चर कैप्चर करता है। ड्रॉप आउट लेयर ओवरफिटिंग रोकता है। 4. रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस। लर्निंग रेट शेड्यूलिंग क्यों जरूरी है? अगर ड्रॉप आउट रिमूव करें तो मॉडल पर क्या असर पड़ेगा?
ट्रांसफॉर्मर्स ने एनएलपी और एआई की दुनिया बदल दी है। ट्रांसलेशन, गूगल ट्रांसलेट जैसी सर्विसेज में यूज। लॉन्ग सेंटेंसेस भी एफिशिएंटली ट्रांसलेट। टेक्स्ट समराइजेशन, लार्ज आर्टिकल्स का समरी जनरेट करना। क्वेश्चन आंसरिंग, चैट जीपीटी, BERT बेस्ड मॉडल्स। स्पीच विजन इंटीग्रेशन, मल्टीमोडल ट्रांसफॉर्मर्स, टेक्स्ट प्लस इमेज प्लस स्पीच। मिनी एग्जाम्पल, सेंटेंस, AI is transforming the world. मॉडल समराइज कर सकता है, AI changes everything. यह सारे कॉन्टेक्स्ट को ध्यान में रखकर करता है। एक लिमिटेशंस, लार्ज डाटासेट्स की जरूरत, हाई कंप्यूटेशन कॉस्ट, लॉन्ग ट्रेनिंग टाइम्स। दो चैलेंजेस, रेयर वर्ड रिप्रेजेंटेशन, कॉन्टेक्स्ट एम्बिग्यूटी। तीन वेरिएंट्स, BERT, bidirectional encoder representations, GPT, generative pre-trained transformer, T5, text-to-text transformer, reflective questions। क्यों लार्ज डाटासेट्स की जरूरत है? क्या स्मॉल मॉडल्स भी इफेक्टिव हो सकते हैं? दोस्तों, आज हमने देखा कि ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर क्यों रेवोल्यूशनरी है। सेल्फ अटेंशन और मल्टी हेड अटेंशन ने एनएलपी को पैरेलल, एफिशिएंट और कॉन्टेक्स्ट अवेयर बनाया। एनकोडर डिकोडर मैकेनिज्म ने लैंग्वेज ट्रांसलेशन और टेक्स्ट जनरेशन को आसान किया। ट्रेनिंग और ऑप्टिमाइजेशन ने मॉडल की परफॉर्मेंस बढ़ाई। एप्लीकेशंस, ट्रांसलेशन, समराइजेशन, QA, मल्टीमोडल AI। अगर आपको यह एनालिसिस पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट में बताइए कि आप कौन से AI या NLP टॉपिक पर डीप डाइव चाहते हैं। सरल रिसर्च पेपर के साथ सीखते रहिए, एक्सप्लोर करते रहिए और AI की दुनिया में आगे बढ़ते रहिए।